नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका के नए टैरिफ प्लान को लेकर सीएम धामी का बयान। मुख्यमंत्री ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में जो समझौता हुआ सभी के लिए लाभदायक होगा साबित। उत्तराखंड बनेगा फिल्म शूटिंग का हब। सीएम धामी और प्रसून जोशी की मुलाकात। सिनेमा, साहित्य और पहाड़ की संस्कृति पर हुआ मंथन। मदरसे के नाम पर ली गई जमीन की बिक्री का मामला, सरकार ने दिए जांच के आदेश। कहा, अनियमितता और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। शारदीय कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दिए सख्त निर्देश। कहा, श्रद्धालुओं से सौम्य व्यवहार करें अधिकारी। और देवभूमि में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। उत्तरकाशी, चमोली समेत 8 जिलों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। बढ़ेगी ठंड। अमेरिका के नए टैरिफ प्लान को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह बयान आने वाले दिनों में सभी वर्गों के लिए लाभदायक साबित होगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए यह कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जो भी बातचीत या समझौता हुआ है वो देश के हित में है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी और ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में जो बातचीत हुई है, जो डील हुई है, वो सभी को लाभ देने वाली है। उसके दीर्घकालिक परिणाम आएंगे और उसके बारे में पहले ही कहा जा चुका है। इससे सभी वर्गों को लाभ होने वाला है। किसान वर्ग भी हमारा लाभान्वित होने वाला है। अन्य जो हमारे उत्पादक हैं उनको भी लाभ होने वाला है। एक बड़ा बाजार दोनों ही देशों के लिए खुलने वाला है और ये भारत के लिए ऐतिहासिक डील है जिसमें 18% 50 से 18% पर टैरिफ आया है। इसका अभी सभी को स्वागत करना चाहिए और देश के हित में आगे बढ़ना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष, प्रख्यात लेखक, कवि और गीतकार प्रसून जोशी ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री धामी ने प्रसून जोशी के साहित्य और सिनेमा के क्षेत्र में दिए गए उल्लेखनीय योगदान की सराहना की और कला, संस्कृति, साहित्य और सिनेमा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उत्तराखंड में मौजूदा हालात को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। पार्टी का यह कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और सीईसी सदस्य और प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि पार्टी ने 16 तारीख को राज्यपाल आवास कूच करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने प्रदेश के हर हिस्से में जाकर कार्यकर्ताओं और आम लोगों से संवाद किया और इस दौरान जनता में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। उनका दावा है कि इस कूच में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे, जिसकी तस्वीर 16 तारीख को खुद नजर आ जाएगी। देखिए, 16 तारीख को कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम राज्यपाल आवास कूच करने का काम करेंगे और कांग्रेस के हम सभी लोगों ने प्रदेश के हर हिस्से में जाकर के कांग्रेस के साथियों से संवाद स्थापित किया। बड़ी संख्या में लोग जो है इस कूच में सम्मिलित होने का काम करेंगे। आपने कहा संख्या कितनी होगी, ये आप 16 को खुद देख लेना कि कितने लोग होंगे, बस आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं।
देहरादून नगर निगम के अंतर्गत आने वाले धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के कारगी डंपिंग जोन को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस मकसद से कारगी में डंपिंग जोन बनाया गया था वो पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है। ये डंपिंग जोन रिहायशी इलाके के बीच है जहां बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग रहते हैं। लगातार कूड़े के ढेर से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन करते हुए पॉलीथीन में कूड़ा भरकर नगर निगम के खिलाफ धरना दिया। इस दौरान स्वच्छ देहरादून के नारे को खोखला बताते हुए कहा कि शहर के कई हिस्सों में कचरा फैला हुआ है और कारगी डंपिंग जोन इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। देखिए, जो धर्मपुर विधानसभा में कारगी जो एरिया है, कारगी डंपिंग जोन वहाँ पे बनाया गया है, जिसमें ये बोला गया था कि यहाँ पे कूड़ा डंप होकर प्रोसेस होकर वो सेम डे हटेगा, लेकिन वहाँ पे डंपिंग जोन बना दिया। वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, रिहायशी इलाका है, वहाँ के लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। हम 4 महीने पहले जो हमारे मेयर हैं सौरभ थपलियाल जी से मिले, जो हमारे डीएम है सविन बंसल जी से मिले। हमने उनसे तब भी रिक्वेस्ट किया कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, वहाँ पर रिहायशी इलाका है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हम लोग सिंबॉलिक तरीके से कुछ पॉलिथीन है यहाँ पे कूड़ा उठा के वहां से खुद अपने हाथों से उठा के लाए और ये हम दिखा रहे हैं कि जो नगर निगम है, जो स्वच्छ देहरादून का नारा दिया है, वो कितना नाकाफी है, नाकाम है। और पूरे देहरादून में आज जिस तरीके से जगह जगह कूड़ा मिल रहा है और खासतौर पे कारगिल डंपिंग जोन में जिस लोगों को आज परेशानी हो रही है, उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन। पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज देवलीखेत में आयोजित जय श्री बिनसर महादेव क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले का शुभारंभ श्रम संविदा बोर्ड के उपाध्यक्ष कैलाश पंत, प्रदेश मंत्री भाजपा महिला मोर्चा और क्षेत्र पंचायत सदस्य विमला रावत ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर किया। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अतिथियों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। फाइनल मुकाबला कपड़ा और जाली खान के टीमों के बीच खेला गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। श्रम संविदा बोर्ड के उपाध्यक्ष कैलाश पंत ने कहा कि इस प्रकार के खेल आयोजन युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का काम करते हैं और सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। देवलीखेत के इंटर कॉलेज में जो बिनसर महादेव क्रिकेट टूर्नामेंट की तरफ जो आयोजित मैच हो रहा है, उसका आज फाइनल मैच था। इस मैच में उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और उसमें आज मैंने अपनी सहभागिता दी। और मैं सभी आयोजकों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने ये सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। और आज फाइनल में जो है कपड़ा और जाली खान की टीम की यहाँ पर भिड़ंत हो रही है, तो बड़ा अच्छा मैच चल रहा है। आयोजकों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको भी इस मैच में निमंत्रण दे के एक अच्छा अवसर प्रदान किया है। मैं उन सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्र में आजकल किसानों की आर्थिकी का आधार माने जाने वाली आलू की बुवाई काफी जोर शोर से चल रही है। जिले के लोहावट क्षेत्र के कोलीढेक, बिसंग, रायनगर, चौड़ी, सुई, करीगांव आदि क्षेत्रों में किसानों के द्वारा बड़ी तादाद में आलू की बुवाई की जा रही है। बुवाई में महिलाओं द्वारा अपना बहुमूल्य सहयोग दिया जा रहा है, जहां महिलाएं खुद पावर ट्रेलर चलाकर आलू के लिए खेत तैयार कर रही हैं और समूह में आलू की बुवाई कर रही हैं। हालांकि कुछ किसानों द्वारा बैलों के माध्यम से भी खेतों की जुताई की जा रही है। पावर ट्रेलर आने से अब गांव में काफी कम तादाद में हल बैल देखने में नजर आते हैं। जिला उद्यान अधिकारी मोहित मल्ली ने बताया कि आजकल जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में आलू बुवाई जोरों पर है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा किसानों को उचित दरों पर आलू का बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस बार विभाग द्वारा विदेशी बैंगनी आलू कुछ किसानों को उपलब्ध करवाया गया है। अगर इसके परिणाम अच्छे निकले तो अगले वर्ष से बड़ी तादाद में बैंगनी आलू की खेती भी जिले में की जाएगी। आलू की खेती से हमारा जब बारिश हो गई तो फ़ायदा भी होता है। बीज इसका थोड़ा महंगा होता है, 1000 रुपये कट्टा, 1400 रुपये कट्टे और महंगा होता है। और उसी हिसाब से अगर बारिश अच्छी हो गई तो आलू की खेती से हमें फ़ायदा ही होता है। अगर बारिश नहीं हुई तो हमें नुकसान भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आलू की खेती ठीक है हमारे लिए, और खेती तो हमारी इतनी खास होती नहीं है। आलू की खेती इस साल हम लोग चंपावत में 910 हेक्टेयर के आसपास आलू का हमारा जो क्षेत्र है वो विस्तारित हुआ है, और जिसमें कि हम लोग इस साल 700 से 850 कुंटल के आसपास आलू लगाएंगे। हमारे पास जैसे 12 मोबाइल टीमें होती हैं, उसकी
जो वितरण के केंद्र होते हैं हमारे हॉर्टिकल्चर मोबाइल टीम, उनमें कई में आ चुका है, लोहाघाट में आ गया है, खेतड़िया में आ गया है, और जो रोशनी की तरफ है उसमें आ चुका है, चंपावत में भी जो आलू है वो आने वाला है। और तो हमारा जो पूरा फोकस है वो सारा किसानों पर है, क्या कि वो किसान अपने जितनी भी चीज़ें उससे प्रगतिशील हों। और अपना आलू जो है यहाँ पे एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये ऑफ सीजन में चल जाता है, जैसे कि प्लेन में अब आलू खुदेगा और हमारे यहाँ भी आलू लगना शुरू होता है। ऐसा है, इस बार आलू की खेती तो हम लगा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो आपको पता ही है, खेती जो है बारिश के भरोसे है। अगर समय पे बारिश हो गई, पानी गिर गया, तो यहाँ जो फसल है वो ठीक ठाक हो जाती है। अगर समय पे बारिश नहीं हुई, इस बार भी देखो पिछले 6 महीने से एक दो बार बारिश हुई है, और हमारी आप ज़मीन दिखाएंगे बिल्कुल सूखी पड़ी है, नमी नहीं है। अब हमने देखो कृषि विभाग से लोन तो लिया है, हमने कृषि विभाग से बोले तो समिति से हमने आलू के बीज के लिए लोन लिया है। अब आलू तो लगाना है हमने, और हमारे यहाँ जो है सिंचाई के साधन नहीं हुए। हमारे क्षेत्र में इस समय आलू की बम्पर फसल की जो है तो बुआई चल रही है। आलू के लिए मौसम भी बड़ा सुहाना हो रहा है, और आलू जो है तो हमें उद्यान विभाग से मिला हुआ है, 1000 रुपया कट्टा मिलता है। आलू बढ़िया बीज आया है आलू का इस समय आलू, और हमें गवर्नमेंट से लोन भी मिलता है आलू के लिए। आलू की फसल हमारे क्षेत्र में बम्पर चल रही है इस बार। तो इससे हमारे पारिवारिक जीवन में आय की बढ़ोतरी होती है, पैसा आता है, इससे हमारे घरों में पैसा आ जाता है। सीजन में क्षेत्र में बारिश टाइम से होगी तो बम्पर फसल होती है यहाँ। जानवरों की समस्या कभी कभार तो जानवर आ ही जाते हैं, सुअर भी आ जाते हैं, कभी बंदर भी नुकसान कर ही जाते हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जन टीवी। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे,
मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर 4 लेन निर्माण के बाद गौरा पड़ाव क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बिगड़ गई है। बेतरतीब कट और गलत साइड से आने वाले वाहनों के कारण लगातार जाम और दुर्घटनाएं हो रही हैं। NH 109 पर 4 लेन निर्माण के बाद गौरा पड़ाव में बनाए गए अव्यवस्थित कट लोगों के लिए परेशानी के सबब बन गए हैं। इन कट के कारण अब तक कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हल्द्वानी की ओर से गलत साइड में आने वाले वाहनों से अक्सर जाम के हालात पैदा हो जाते हैं और इससे आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के साथ गौरा पड़ाव क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण के बाद ARTO जितेंद्र सिंघमान ने बताया कि रोड सेफ्टी कमेटी के आदेश के तहत आमने सामने बने कट को बंद किया जाएगा। निरीक्षण के लिए डिवाइन एक्सीडेंट हुआ है, वो डायरेक्ट इधर से घुसा और उसको उसकी जानकारी नहीं होगी, कोई ट्रैफिक खड़ा होगा, वो टकरा गया। तो हमने अब ये सोचा इसमें कि ये जो दोनों कट आमने सामने हैं इनको बंद करके आगे ले जाया जाए और अलग अलग मतलब इसको ये जो सर्विस लाइन से मिलता हुआ कट है इसको 200 मीटर आगे और जो मीडियम कट है उसको हम 700 मीटर आगे ले जाएँ ताकि एकदम झटके से रोड हाईवे पे ना आए। तो इस तरह का सर्विस चल रहा है जिससे कि रोड इंजन की वजह से एक्सीडेंट दुर्घटना की संभावना कम से कम। रुड़की के अब्दुल कलाम चौक से कोर कॉलेज बाईपास की ओर जाने वाला सोलानी पुल एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार चर्चा किसी विकास कार्य की नहीं बल्कि सिस्टम की पोल खोलते हुए एक जानलेवा गड्ढे की है। पुल के ऊपर अचानक बना यह गहरा गड्ढा चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि यहां काम नहीं बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई की बंदरबांट हुई है। ये कोई मामूली सड़क नहीं है, ये NH 334 का वो हिस्सा है जिसे केंद्र सरकार के मुजफ्फरनगर हरिद्वार देहरादून प्रोजेक्ट के तहत पास किया गया था। इस सेक्शन का निर्माण कार्य मुख्य रूप से एरा इंफ्रास्ट्रक्चर और बाद में पुनर्गठित प्रोजेक्ट्स के तहत HCC जैसी बड़ी कंपनियों के पास रहा। पूरे मुजफ्फरनगर हरिद्वार प्रोजेक्ट की लागत 1000 करोड़ से भी ज्यादा थी। सालों की देरी के बाद 2021 के कुंभ मेले से ठीक पहले इसे आनन फानन में पूरी तरह से चालू कर दिया गया था। साल 2021 में बड़े बड़े दावों के साथ शुरू हुए इस फ्लाईओवर को अभी 4 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और यह तीसरी बार है जब सड़क धंस गई है। लोगों का कहना है कि यह गड्ढा सड़क में नहीं सिस्टम की नीयत में है। के दोनों ओर जो नए बाईपास बने हैं की क्वालिटी पहले से ही बहुत घटिया रही है। कई बार टूटने के मामले सामने आए, कई बार ट्रैफिक डाइवर्जन भी करना पड़ा, लेकिन NH के जो अधिकारी हैं उनकी नींद पता नहीं क्यों नहीं टूट रही है। जब मेंटेनेंस तक पे कंपनी का काम मेंटेनेंस तक करने का भी है तो उस पर कार्रवाई करने में, तत्काल देखने में, उनकी रिपेयर करने में क्या दिक्कत है। इतने घटिया क्वालिटी के निर्माण हमने अब तक भारत में अगर कहीं भी देखेंगे तो इतने घटिया कभी नहीं हुए। ये पहली बार हुआ है। अगर आप मंगलौर और सालियर के बीच के हाईवे को भी देखेंगे तो गाड़ी अगर 40 की स्पीड पे भी है तो भी इतना जंप ले रही है और बड़ा खतरनाक है लोगों के लिए। और वो हाईवे भी बड़ी घटिया क्वालिटी का है, उसके किनारे भी कई बार टूट कर गिर चुके हैं और इनकी जो स्लैब गिरने की संभावनाएं आ रही है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के अंतर्गत मोहान रेंज में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए वन विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। मोहान रेंज के वन क्षेत्राधिकारी गंगा सरन के नेतृत्व में चरीक्यारी, हलकौड़ी, काठ की नाव और घट्टी क्षेत्र में स्थानीय ग्रामीणों को वनाग्नि से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
वन कर्मियों ने ग्रामीणों से अपील की कि जंगलों में आग न लगाएं और आग लगने की स्थिति में तुरंत वन विभाग को सूचित करें। उन्होंने बताया कि वनाग्नि से वनों, वन्यजीवों, पर्यावरण और मानव जीवन को भारी नुकसान पहुंचता है। डोईवाला के दूधली नागल ज्वालापुर ग्राम सभा में पौराणिक ज्वालेश्वर महादेव शिव मंदिर श्रद्धा और आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। करीब 200 वर्षों से यह मंदिर शिव भक्तों की अटूट आस्था का प्रतीक बना हुआ है। यहां हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। डोईवाला क्षेत्र के दूधली नांगल ज्वालापुर ग्राम सभा में ज्वालेश्वर महादेव शिव मंदिर का धार्मिक और पौराणिक महत्व काफी गहरा है। यह मंदिर पिछले लगभग 200 वर्षों से शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। ये मंदिर जो है सतयुग का हम इसको कहेंगे, जब भगवान शंकर अनंत ध्याय नित्यम महेशम रजतनिभम चारु चंद्रा वसंतम, तो भगवान शंकर का ये सतयुग का मंदिर, जो कि जब युग आते हैं तो प्रलय आती है, विलय हो जाते हैं, फिर पुनः जो है प्रकट होते हैं। ऐसे यहाँ पर ये प्रकट हुए। गायें यहाँ पर खड़ी हो जाती थी, उनके थनों से दूध निकलता था और फिर गाय के जिन पुण्यकारी लोग हैं, क्योंकि पुण्य से ही भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, यहाँ स्थापना हुई। देखिए, दूधली क्षेत्र के ग्राम पंचायत नागल ज्वालापुर में ये मंदिर स्थित है और ये पौराणिक शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसकी बड़ी मान्यता है और इसके बारे में जैसा कि हमने अपने पूर्वजों से हमें जानकारी मिली कि इस मंदिर का बहुत अधिक महत्व है। यहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुए, नंदी प्रकट हुए, उनके पीछे भी एक बहुत बड़ा इतिहास है और इसकी पुरानी मान्यता होने के कारण यहाँ पे प्रतिवर्ष शिवरात्रि को एक विशाल मेला भी लगता है। उस मेले में हमारे डोईवाला, देहरादून से लेकर के अपने आसपास के जितने भी क्षेत्र है, वो सभी लोग इस मेले में आते हैं। यहाँ पे दुकानें लगती है। जो हमारी पुरानी पद्धति मेले की थी वो आज भी बरकरार है। उत्तराखंड में मदरसे के नाम पर ली गई जमीन को आम लोगों को बेचे जाने का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे प्रकरण पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शिक्षा ट्रस्ट के नाम पर जमीन ली गई थी, लेकिन अब उसी जमीन का उपयोग नियमों के विपरीत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह मामला नियम, कानून और सरकारी व्यवस्था के खिलाफ प्रतीत होता है, इसलिए इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये प्रकरण बहुत गंभीर है और इसकी जांच के आदेश कर दिए हैं और ये सारी ज़मीन जो है जिस प्रकार से बिना नियमों के, बिना जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर नहीं है, इसलिए जो सरकारी हमारी नीति है या जो हमारा पहले से स्पष्ट मानना है कि जो भी नियम कानून को तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इस जमीन पर भी पूरी कार्रवाई होगी और इस सरकार में निहित करनी होगी तो इस सरकार में निहित करेगी। नया हरिद्वार के राधाकृष्ण मंदिर में यूपीसीएल द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर लगाए गए जागरूकता शिविर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकारी अधिकारियों पर प्राइवेट कंपनी का प्रचार करने का आरोप लगाते हुए आम जनता से स्मार्ट मीटर न लगवाने की अपील की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज सैनी ने कहा कि सरकार जनविरोधी फैसले ले रही है। ये जो स्मार्ट मीटर आपने देखा होगा, पहले भी जो इन्होंने जबरदस्ती लगवाए थे, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता बहुत परेशान है और आज जब हमें मालूम चला कि ये यहाँ पर इसका प्रचार प्रसार करने आए तो हमारे जो कांग्रेस के हैं युवा साथी वो सभी यहाँ आए और उसका विरोध किया। हमने कसम खाई है कि हरिद्वार में ये स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे, ये अडानी का मीटर नहीं लगने देंगे। जिस धामी सरकार जन विरोधी फैसले ले रही है, मोदी सरकार भी जन विरोधी फैसले ले रही है। इनको ये नहीं पता कि पुराने मीटर में क्या कमी है और नए मीटर की क्या खासियत है। इतना ही नहीं, यहाँ पर सरकारी अधिकारी जो बैठे हैं वो एक प्राइवेट कंपनी का जो स्मार्ट मीटर है उसका प्रचार भी कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में कुंभ मेला 2027 हरिद्वार की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुंभ से संबंधित सभी तैयारियों को अक्टूबर के महीने तक पूरा किया जाए। साथ ही कुंभ की जरूरतों को देखते हुए सभी प्रकार के निर्माण कार्य तय समय के अंदर पूरे हों। सभी निर्माण कार्य की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। शासन स्तर पर कुंभ से संबंधित कोई भी काम या फाइल लंबित न रहे। किसी भी काम को लंबित रखने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि कुंभ मेले का भव्य, दिव्य और सफल आयोजन हो। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।